हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम हमने मोशन में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखी थी। जैसे कि हमने डिस्क्राइबिंग मोशन डिस्कस किया था। उसमें हमने रेफरेंस पॉइंट को समझा था। मतलब कि हमने ये समझा था कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिसके हिसाब से हम उसकी पोजीशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा तो हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जब हम डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे तो मतलब हम उसके मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। डिस्क्राइब करने का मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते हैं कि वो किस तरीके का मोशन इख्तियार कर रहा है, किस तरीके का मोशन वो फॉलो कर रहा है। तो आज हमारे पास जो टॉपिक होगा दैट विल बी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि इम्पॉर्टेंट है क्लास 9th के पर्सपेक्टिव से, और क्लास 11th में भी ये फिर से रिपीट होगा। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स समझेंगे। देखो, हमारे पास जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में देखेंगे, ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में देखेंगे या रेस्ट में देखेंगे तो हम इसका मोशन या रेस्टिंग पोजीशन जो है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये जो मोशन है या रेस्ट है, सबसे पहले इस चीज़ को हम कहते हैं स्टेट। ठीक है, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि ये किस स्टेट में है, किस हालत में है। ठीक है, ये मोशन की स्टेट में है या रेस्ट की स्टेट में है। अच्छा, जब हम मोशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मैं कहूँगा 1 किलोमीटर चल रहा है किसी पॉइंट ए से। ठीक है। अच्छा, मोशन और रेस्ट के अलावा हमने डे टू डे लाइफ में ये भी देखा होगा, जैसे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, हम कहते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसी तरीके से हम टाइम मेजर करते हैं, हम कहते हैं 1 सेकेंड या 2 आवर एट्सट्रा। जब भी हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं या किसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिज़िकल क्वांटिटी, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होगा आगे हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी, और आपको पता होना चाहिए इस क्लास में कि फिज़िकल क्वांटिटी या सिंपल क्वांटिटी हमारे पास जो है वो क्या होती है। तो फिज़िकल क्वांटिटी हमारे पास कोई भी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किस चीज़ को मेजर कर सकते हैं? डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, हाँ। टाइम को मेजर कर सकते हैं, हाँ। हमारे पास टेम्परेचर है, इसको मेजर कर सकते हैं, हाँ। हम किसी की वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, हाँ। हम किसी की स्पीड को मेजर कर सकते हैं, हाँ। अच्छा, ये जो सब कुछ चीज़ें हैं इनको हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये सब हमारे पास क्या एट्सेट्रा बहुत सारी हैं, ये हमारे पास है फिज़िकल क्वांटिटी। अच्छा, जब हम फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जैसे अभी हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखा कि वो 1 किलोमीटर चला। ठीक है, मैंने लिखा 1 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर ये जो 1 होता है, जो मैंने 1 लिखा, ये होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, इसके साथ हम एक और चीज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने किलोमीटर यहाँ पर लिखा, इसको कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट। अच्छा, अगर मैंने 2 किलोमीटर लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर एक एक तो टर्म आ रही है 2, दूसरा आ रहा है किलोमीटर। ये जो 2 है इसको कहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो किलोमीटर है ये है यूनिट। ठीक है। अच्छा, ये यूनिट वर्ड जो है ये निकला है यूनिट 1 से। ठीक है, 1, जैसे हम कहते हैं किलोमीटर, तो इसका मतलब ये है कि 1 किलोमीटर। ठीक है, इसी चीज़ को कितनी बार रिपीट करेगा? 2 बार रिपीट करेंगे। 2 किलोमीटर है तो 2 इंटू 1 मीन्स 2 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, मेजर करते समय हमारे पास इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक आता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा आता है हमारे पास यूनिट। इस न्यूमेरिकल वैल्यू को यहाँ पर हम साइंस टर्म में कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड, जैसे भी आप प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये कह रहे हैं
हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, 1 किलोमीटर चला, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें आप इस्तेमाल होंगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और उसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे, सबसे पहले उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, उसमें यूनिट आएगा, इतना भी चलेगा। हाँ, किसी किसी फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास थर्ड चीज़ भी आ जाएगी, वो होगी डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक जो है अभी तक यहाँ तक क्या सीखा। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, हमने सीखना है एक्चुअल में हमने सीखना है यहाँ पर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, जो कि आप देखेंगे बुक पर है ही नहीं, लेकिन ये आपको पढ़ना है और इम्पॉर्टेंट है। ये बुक पे है लेकिन आपको दिखेगा नहीं, एज अगर आप जनरली जल्दी जल्दी इसको पढ़ेंगे तो आपको नहीं मिलेगा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी तो कोई टॉपिक ही नहीं है, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटी, अभी मैंने बताया क्वांटिटी क्या होती है, वो चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब जो हम मेजर कर सकते हैं वो 2 किस्म की हो सकती है, स्केलर और वेक्टर। अच्छा, ये किसके बेसिस पर डिवाइड की गई है, क्योंकि जनरली हम कैटेगराइजेशन जब करते हैं तो कोई बेसिस होनी चाहिए जिसके बेसिस पर हम क्वांटिटी को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। तो बेसिस यहाँ पर आ जाता है डायरेक्शन डिपेंडेंसी, डायरेक्शन डिपेंडेंसी, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो हमारे पास है डायरेक्शन डिपेंडेंसी मीन्स क्या हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड है या नहीं, क्या हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी जो है वो डायरेक्शन पे इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, उसके बेसिस पर हमारे पास ये 2 किस्म की फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मैं एग्जांपल कुछ भी यहाँ पर नहीं बताऊंगा, आगे ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होती है। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो डाई में शॉर्ट में लिखा इंडिपेंडेंट। हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होती है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड जो है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। मतलब जो हमारे पास इनका मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज नहीं होता है अगर एक ऑब्जेक्ट जो है या कोई बॉडी जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करे। अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज करे, इनका मैग्नीट्यूड, ये स्केलर क्वांटिटी बहुत सारी क्वांटिटीज़ होंगी, ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनका मैग्नीट्यूड जो है डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है। डायरेक्शन इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होगा, वो कंजर्व रहता है, वो सेम रहता है। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्शन चेंज करे या कोई भी ऑपरेशन इस पर अप्लाई करेंगे हम, ठीक है, रोटेट करे या कुछ भी, हमारे पास इनका वैल्यू जो है वही रहेगा, ठीक है। या दूसरी भाषा में जो बुक की भाषा है वो ये कहती है कि स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मींस उनका सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और साथ में यूनिट होगा, लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे कि आगे हम एग्जांपल पढ़ेंगे, डिस्टेंस पढ़ेंगे, एक्सेट्रा, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारे पास डायरेक्शन डिपेंडेंट होती हैं। क्या होती हैं? डायरेक्शन डिपेंडेंट। अब डायरेक्शन डिपेंडेंट का मतलब क्या है, ये जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं इनका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे या कोई भी ऑपरेशन इन पे अप्लाई करेंगे, कोई भी ऑपरेशन जैसे रोटेशन अप्लाई करेंगे या कुछ और हमारे पास अप्लाई करेंगे, इनकी वैल्यू जो है चेंज होगी। देखो, स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज करने से चेंज नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज करने से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो दूसरी डेफिनेशन क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारे पास बुक की डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास ये वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें बोथ
मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो ये है स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में थोड़ा सा बेसिक हमने आइडिया दिया। अदरवाइज़ ये बहुत बड़ा अलजबरा है, वेक्टर अलजबरा, जो कि आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। मैं रेफरेंस साथ साथ में दे रहा हूँ ताकि आपको ईगरनेस रहे कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो, मोशन हमने पढ़ा, यहाँ पर दो तीन चीज़ें जो हैं जिनका लिटरल मीनिंग आपको पता है। यहाँ पर एक आगे और एक टर्म आ रही है, दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मीन्स एक ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। सीधे इसका टाइटल ही हमें बता रहा है कि यहाँ पर मोशन किस तरीके का हो सकता है। सबसे पहली बात यह है कि मैंने कल भी बताया है, दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा, ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा इन वन डायरेक्शन, ठीक है, मतलब जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा सिर्फ एक डायरेक्शन में, या अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन चेंज करेगा और स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा। देखो, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, ये पॉइंट सब कवर कर रहा है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। देखो, अगर ये इस डायरेक्शन में गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तो इसका मतलब ये है कि एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हमारे पास एक ऐसा मोशन है, या हम ऐसा कंडीशन कह सकते हैं, एक ऐसी स्टेट है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की, जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। जरूरी नहीं कि इस डायरेक्शन में, ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे, लेकिन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और स्ट्रेट पाथ इख्तियार कर रहा है, स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है, तब जाके हम कहेंगे ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। इस टाइप ऑफ मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो था, सपोज ये पॉइंट ए पर था इनिशियली। अच्छा, इनिशियली अगर ये पॉइंट ए पर था तो ये हमारे पास बन गया रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, जो हमने यहाँ पर ओ लिया, या 0 पॉइंट जो हमारे पास है, ठीक है। ओरिजिन ओ से डिनोट कर सकते हैं और इसका वैल्यू यहाँ पर हम 0 लेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, पहुंचा पॉइंट बी पर, फिर पहुंचा पॉइंट सी पर, फिर पहुंचा पॉइंट डी पर, ठीक है। ये ओ जो है, दिस इज इनिशियल पॉइंट जिसको हम ओरिजिन कहते हैं या रेफरेंस पॉइंट, और सपोज डी इज अ फाइनल पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक ये पहुंचा। जब ये ए से बी तक गया, सपोज मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो है हमारे पास 1 किलोमीटर। फिर उसके बाद हमारे पास बी जो है, बी से सी गया, यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास ने पोजीशन चेंज की, सपोज पहले हम किलोमीटर लिखे 1 यूनिट, बी से सी जो है उसने 2 यूनिट अपनी पोजीशन चेंज की, सी से डी जो है उसने 3 यूनिट अपनी पोजीशन चेंज की। तो इस तरीके से पोजीशन अपनी चेंज कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक जब ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था तो इसने कुछ पाथ ट्रेवल किया, ठीक है, ए से बी, बी से सी, सी से डी। एक ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो वो कुछ पाथ ट्रेवल करता है, ठीक है। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट ने एक्चुअल में जो पाथ ट्रैवल किया, उस एक्चुअल पाथ को ट्रैवल करने को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। मतलब एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, हमारे पास जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन मोशन है। अभी हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट जब मोशन में होगा, वो अपनी पोजीशन जब चेंज करेगा, पोजीशन चेंज करते करते वो पाथ भी ट्रैवल करेगा, वो पाथ ट्रैवल्स करेगा। एक्चुअल में वो कितनी पाथ ट्रैवल कर रहा है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट वाइल इन मोशन, ठीक है। अच्छा, अगर स्ट्रेट लाइन के बावजूद या स्ट्रेट लाइन के अलावा हमारे पास ऑब्जेक्ट ऐसे जाता इस तरीके से, फिर इधर गया, फिर इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। अब इसने एक्चुअल, हमने ये नहीं देखना है कि यहाँ पर है तो अभी कहाँ पर है, फिर
ऐसे नहीं देखना कि यहाँ से कितनी दूरी पर है, नहीं, एक्चुअली इसने टोटल पाथ कितना ट्रैवल किया, टोटल पाथ एक्चुअल, यहाँ पर लिटरल टर्म जो है, आपको यहाँ पर की टर्म जो है वो आपने फोकस पे रखनी है, जैसे एक्चुअली इसने कितनी पाथ ट्रैवल की, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी। अच्छा, जब हमने डिस्टेंस डिस्कस किया तो हमने डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया, हमने डायरेक्शन का कोई भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि डिस्टेंस में या एक्चुअल पाथ में हमने डायरेक्शन बताना है। देखो, अगर हम डायरेक्शन बताएंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू चेंज होगी, तो इसलिए हमारे पास डिस्टेंस जो है वो बन जाता है एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअल पाथ, अगर इस केस में हम देखेंगे तो एक्चुअल पाथ कितना बनता है, 1 + 2 3 + 3 6, तो टोटल हमारे पास 6 यूनिट पाथ, एक्चुअल पाथ इसने ट्रैवल किया। अच्छा, जब ये एक्चुअल पाथ ट्रैवल करता है, इस चीज़ को जो डिस्टेंस हम कहते हैं, इसका यूनिट जो हमारे पास होता है, इसका ऐसा यूनिट जो हमारे पास होता है वो होता है मीटर। ठीक है, अच्छा, हायर यूनिट्स हमारे पास किलोमीटर भी हो सकता है, माइल्स एट्सेट्रा भी हो सकता है। ठीक है, अगर इस यूनिट की जगह अब मैं लिखूंगा मीटर, 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 तो हमारे पास कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 6 मीटर इसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आ जाती है वो है, अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इनिशियली हमारे पास ओरिजिन पे है, यहाँ से इसने अपना डिस्टेंस ट्रैवल स्टार्ट किया। ठीक है, पहुँचा पॉइंट ए, सपोज पॉइंट ए पर, फिर यहाँ से गया पहुँचा पॉइंट बी पर, फिर यहाँ से मूव कर रहा पहुँचा पॉइंट सी पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, सपोज 1 किलोमीटर, यहाँ पर किया 2 किलोमीटर, यहाँ पर किया 4 किलोमीटर। तो एक्चुअल पाथ इसने कितना ट्रैवल किया, 1 + 2 + 4, दैट इज़ 7 किलोमीटर इसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो है, सपोज यहाँ पर पहुँचने के बाद ये वापस आ गया, पहुँचा यहाँ पर पॉइंट बी पर। ठीक है, अब एक्चुअल पाथ ट्रैवल कितना किया, 7 + 4 कितना हुआ हमारे पास, 11 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम ये बताएंगे कि इनिशियल पॉइंट से अब ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, पहले अगर जब ये यहाँ पर था हम कहेंगे इनिशियल से और फाइनल के बीच में तो 7 का ही डिफरेंस है, तो इस केस में हमारे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा जितना हमारे पास डिस्टेंस है। लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ तक आ गया, डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। ठीक है, लेकिन हमारे पास इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का गैप जो है वो कम हो गया। अब हमारे पास कितना गैप रहा, सिर्फ 3, मीन 4 माइनस हो गया। इसका मतलब ये है कि जब ये ऑब्जेक्ट वापस आ रहा है, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो गैप जो है वो कम होता जा रहा है। अच्छा, यहाँ से फिर ये यहाँ पर पहुँचेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में गैप कितना रहेगा, 1, फिर ये वापस यहीं पर पहुँचेगा तो इसका गैप कितना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह, दैट इज 0। अच्छा, यहाँ से भी बैक जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक नहीं, ये नेगेटिव में हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस टाइप के मोशन को, या हमारे पास मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अगर अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है तो मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी डिस्टेंस पे ही फोकस नहीं करना है, मेरे पास और एक फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए जिसके बेसिस पर मैं इसके मोशन को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँगा। उस फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।